स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का एमसीक्यू। यह आज भाग नंबर 6 है। और दोस्तों, जैसा कि मैं पहले अपने सभी वीडियो में मैं बता चुका हूं कि यह वीडियो हर एक एग्ज़ाम के लिए है। जहां पर भी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए यह इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में या फिर आप कह सकते हैं इस सीरीज़ में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस समय या फिर चल रहा है, इस सीरीज़ में आपको हर एक टॉपिक, हर एक लाइन से जितने भी सवाल बन सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित, उन सभी सवालों को इस सीरीज़ में रखा गया है। तो यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करिएगा, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात किया गया है कि सवाल नंबर 1 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिनट। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था। अब आप ये चीज़ गौर करिए कि सवाल नंबर 1 में आपको दो सवाल मिल चुके हैं। सबसे पहला क्या सवाल है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन से मतलब कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा किसके द्वारा, कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। सबसे पहला सवाल ये है जो आपको उत्तर मिल गया। अब ये भी एक सवाल और भी है कि अगर ये पूछा जाए कि कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो आप ये बता सकते हैं कि 1931 में हुआ था। तो आपको हर एक सवाल को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है और खुद से भी आप सभी को उन सवालों को समझना है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 के बारे में। इसमें पूछा गया कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि मार्च 1931 में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सही उत्तर होगा ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। इसमें कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। इससे संबंधित सवाल हम सब अपने पिछले कई वीडियो में कर चुके हैं। तो सवाल नंबर 3 में क्या कहा गया है, यहाँ पर आपको दो सूची दिया गया है। सबसे सूची नंबर 1 में आप सभी के सामने 4 पॉइंट हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर ए, बी, सी और डी। और सूची 2 में आप सभी के पास 4 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4। अब हम ये बात करेंगे कि कौन सा आयोग किसके अंतर्गत गठित किया गया। ठीक है, अब आइए बात करेंगे। सबसे पहला है जो पॉइंट नंबर ए, सूची नंबर 1 में, इसमें बात किया जा रहा है कि स्ट्रेची आयोग जो कि 1980 में गठित हुआ था। बी में है लियाल आयोग जो कि 1897 में गठित हुआ था। तीसरा है मैकडोनल्ड आयोग जो कि 1900 में गठित हुआ था। चौथा है वुडहेड आयोग जो कि 1943 और 44 में गठित हुआ था। अब बात ये करना है कि ये आयोग जो गठित हुआ ये किसके अंतर्गत या फिर किसके द्वारा किया गया। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 1 से, यानी कि स्ट्रेची आयोग जो कि 1980 में गठित हुआ, ये किसके अंतर्गत हुआ था, ए यानी कि लॉर्ड लिंटन के अंतर्गत। अब आप समझ चुके होंगे कि सूची को कैसे मिलाया जाता है। ठीक है, 1 मिनट। और बी का संबंध है 2 से, यानी कि बी जो है लियाल आयोग जो है इसका संबंध है लॉर्ड एल्गिन से। ठीक है, ऐसे यहाँ पर सी का 3, यानी कि सी का 3 है और 4 का डी। ओके, अब आप समझ चुके होंगे। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें कहा गया है कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल जो कि 1942 और 43 में कहाँ पड़ा था। मुझे लगता है इसके बारे में ज़्यादातर बच्चों को मालूम ही होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए। इसमें कहा गया है कि जब ब्रिटिश शासन था उनके पूरे कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे उद्योग थे या फिर धंधे थे जो विकसित हुए थे। तो आपके सामने यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब 5 पॉइंट दिए गए हैं। आपको इन 5 पॉइंट में ये चूज़ करना है, ये आपको छांटना है कि कौन कौन से ऐसे थे। तो आइए भाई हम लोग देखते हैं कि सही उत्तर क्या होगा 5 का। तो वैसे फिलहाल सही उत्तर होगा ए, 1, 2, 3, यानी कि पहला होगा जूट, दूसरा होगा कोयला और तीसरा होगा लोहा व इस्पात। लेकिन भाई साहब चौथा नहीं होगा, फिर होगा 5वां सूती कपड़ा। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इसमें कहा गया कि 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा कह सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी सवाल है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें कहा गया है कि अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता यानी कि उस दौरान में उसको रोकने के लिए अफरमाइन कोड कब प्रचारित किया। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 1883 में। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के बारे में। इसमें कहा गया है कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
डी यानी कि लॉर्ड मेयो। अब आइए देखेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें कहा गया कि रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1925 में। अब आपको इससे संबंधित एक सवाल और बताना जो कि काफ़ी आसान सवाल है और हम सब पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि भारत में सबसे पहला रेलवे कौन से सन में चला और किस किस के बीच में चला। तो सवाल नंबर 9 में एक सवाल और बनता है, इसको आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने व बसने की अनुमति मिली। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1833 में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 के बारे में। इसमें पूछा गया है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा बी यानी कि रमेश चंद्र दत्त। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 के बारे में। एक मिनट, थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए इसको, अब सही है आई थिंक। तो पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 12 में क्या है कि भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ। देखो ऐसे शब्दों पे आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे पूछा जाए सर्वप्रथम, हो सकता है कि कई सारे शहर हों, कई सारे स्टेट हों, लेकिन आपको जब सर्वप्रथम का इस्तेमाल कर दिया जाए तो उस सवाल को आपको ध्यान से थोड़ा टाइम देकर उस सवाल को आपको पढ़ना है। सही उत्तर होगा बी 1913। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें कहा गया कि अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है। इस सवाल का सही उत्तर होगा डी यानी कि कार्ल मार्क्स। अब आप जान सकते हैं कि जब अंग्रेजों ने अपना व्यापार बढ़ाया तो क्या हुआ कि यहाँ से रॉ मटेरियल से, रॉ मतलब हुआ यहाँ से ये कच्चा सामान लेके जाते थे इंग्लैंड, ठीक है, और इंग्लैंड में चीज़ों को बनाते थे और यहीं पे लाके बेच देते थे, ठीक। और जो इंडियंस थे, जो उनके पास अगर ये चाहते थे कि कोई चीज़ मैं बाहर लेके जाऊँ बेचूं, तो उनके पास खूब ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था। तो भाई जब ज़्यादा टैक्स आपके ऊपर लग जाएगा, आपके सामान के ऊपर, तो आप बाहर लेके जा ही नहीं पाएंगे। अब ये हुई बात। अब जब ये इंग्लैंड के लोग यहाँ लाके बेचते थे, तो जब भाई सामान यहाँ बेचने लगेंगे और ये कहीं बाहर भी नहीं ले जा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के छोटे छोटे लोग थे उनका काम धीरे धीरे बंद होने लगा था, ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है कि दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों तथा अनिष्ट की संज्ञा दी। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी धन के निकास। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 के बारे में। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह किसका कथन है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें बात किया जा रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप इंपॉर्टेंट जरूर डाल लीजिए। अब आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया है कि भारतीय अर्थवेदों में कौन कौन शामिल है, ठीक है। एक मिनट, भारतीय अर्थवेदों में शामिल है तो कौन कौन शामिल है, आपके सामने 6 नाम है। सबसे पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है आर सी दत्त, तीसरा है एम जे रडाडे, चौथा है चौथा है डी एन गाडगिल, पांचवा है गोपाल गोखले और छठा है के टी शाह। तो मुझे लगता है कि जितना भी हम लोग बात किए हैं प्रश्न नंबर 16 तक, इसमें से 1-2 नाम ऐसे आ चुके हैं जो आप उस चीज़ को सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। अब आपने कैसे ये सोचा कि इनमें से सभी होगा। अब देखिए पहला नाम और दूसरा नाम, तो इसके बारे में तो आप सभी लोगों ने पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने सवाल नंबर 16 तक इन 2 महापुरुषों के बारे में मैंने अभी बता ही दिया, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 16, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है पॉवर्टी, तो ये शब्द कहीं ना कहीं इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित में आ ही जाते हैं। तो इसका सही उत्तर था 16 का क्या था, ए। तो जब 16 का ए था मतलब दादा भाई नौरोजी, तो ये तो भाई सही होगा ही होगा। और आर सी दत्त जी के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं पीछे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 के बारे में। इसमें कहा गया कि सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1916 में। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 में कि पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1907 में, ठीक है। अब आइए देखेंगे प्रश्न नंबर 20 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, एक मिनट, हाँ, इसमें क्या है कि 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि
एक मिनट, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के बारे में। एक मिनट। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदवावली का उपयोग किया था? तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ए, लॉर्ड डलहौजी। अब आइए देखेंगे प्रश्न नंबर 23 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया नहीं था, तो ऐसे शब्दों पर आपको गौर करना, नहीं जहाँ पर इस्तेमाल हो जाए इसका मतलब एक उत्तर नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। अब जैसे कि इसको ध्यान से आप सुनिए। सही उत्तर होगा डी, भारतीय सामंतवाद का विनाश। अब आइए एक बार फिर से इस सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बार बार ऐसे सवालों पर फोकस करना है। इससे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? मतलब ये नहीं है, तो इसका मतलब ए बी सी ये तीनों होंगे ना। एक बार फिर से ध्यान से इस चीज़ को आपको समझना है। यहाँ पे कहा गया नहीं है, तो नहीं, चलिए मान लीजिए ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी ये तीनों होंगे, है ना, है कि नहीं? अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। इसमें कहा गया है कि सवाल नंबर 24 में कि 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? अब ऐसे फिर से ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 24 का आइए देखते हैं सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि मुक्त व्यापार नीति, यानी कि फ्री ट्रेड पॉलिसी। ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था। मतलब इससे 1813 से पहले नहीं अपनाया गया था, फिर 1813 के बाद ये नीति जरूर अपनाई गई थी। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो गए होंगे। फिर से एक बार ध्यान से सवाल को आप पढ़िए। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि 1813 से पहले, 1813 से पहले मतलब मान लीजिए 1812, एक मान लेते हैं, ठीक। ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? 14 का डी, यानी कि मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी। ये 1800 से पहले नहीं अपनाया गया, ठीक। इसका मतलब 1812 1811 से पहले ये चीज़ नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1813 के बाद ये चीज़ कहीं ना कहीं आई होगी ना। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें कहा गया कि दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कथी पावर्ट एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवाहन सिद्धांत, यानी कि ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? अब देखो, ये सवाल तो नहीं आएगा क्योंकि इसके पीछे रीजन है, सवाल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये तो आप जान सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आएगा कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर कौन होगा? दादा भाई नौरोजी। तो ये तो सवाल आ सकता है भाई, ये तो श्योर है, लेकिन ये सवाल नहीं आएगा, इसको आप मान के आप चल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे फिलहाल आइए जानते हैं सवाल नंबर 25 का सही उत्तर होगा ए। वैसे फिलहाल आप जान लीजिए, ये सवाल है सवाल नंबर 26। आइए देखते हैं क्या है इसमें। इससे पूछा गया कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस, ठीक है, एक मिनट, होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या फिर निधियां होम चार्जेस की संघटक थी? ठीक है, यहाँ पर आपके सामने 3 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। आइए उत्तर तो भाई जान लेते हैं क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 3, 1 2 3, यानी कि तीनों पॉइंट सही है। भाई देखते हैं कि भाई पॉइंट है क्या। सबसे पहला पॉइंट, एक मिनट, जो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 में कहा जा रहा है कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। और तीसरा है भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। अब आप सवाल नंबर 26 समझ चुके होंगे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 के बारे में। इसमें कहा गया कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी किसी भी एग्जाम में छोटा बड़ा कहीं भी पूछा जा सकता है। इसको आप लिख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा डी, ठीक है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। यही कंपनी थी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल प्रारंभ किया। अब जैसा कि मैं इसी वीडियो में आप सभी से पूछ चुका हूँ कि सबसे पहले जो रेल स्टार्ट हुआ था इंडिया में वो किस गवर्नर जनरल के अंदर हुआ था, आपको एक सवाल बताना है। और दूसरा सवाल ये है कि ये कौन से सन में और किस किस शहर के बीच में इसने अपनी दूरी तय की थी, क्योंकि इससे संबंधित हम कई वीडियो में बात कर चुके हैं, तो आपको इतना तो आना चाहिए। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 के बारे में। इसमें कहा गया है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त
ठीक, एक मिनट, यहाँ पे बा शब्द गायब हो गया, लेकिन यहाँ पे लिखा था बा, ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपके सामने 3 है, मतलब पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 में है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा है कि सरकार रैयत को पट्टे देती थी। या तीसरा है कि कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। आइए जानते हैं क्या सही है इसमें। तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 2 3 ये तीनों पॉइंट सही है। ठीक, अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के बारे में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या है आखिर इसका मामला। इसमें कहा गया कि दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभाव देन की थी। एक मिनट क्या होगा, हाँ एक मिनट, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक अप्रभावी देन थी कि, यहाँ पर देखिए अब बात यहाँ पर यह किया जा रहा है कि अब सवाल नंबर 29 में क्या पूछा जा रहा है, पहले आप इस चीज़ को जानिए और समझिए। इसमें कहा जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी जी का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उस आंदोलन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा, या फिर कह सकते हैं सबसे ज़्यादा उस आंदोलन को करने के पीछे का मुख्य कारण क्या हो सकता है। ये इस मोटा आप जान लीजिए कि जैसे क्या कारण रहा होगा, या फिर क्या इनके इस आंदोलन करने का क्या मोटिवेशन था, उस चीज़ को जानना है। तो पहले जान लेते हैं उत्तर क्या है। तो प्रश्न नंबर 29 का उत्तर होगा सी, यानी कि 1 और 3। 1 मिनट, 1 और 3। अब आइए 1 और 3 पॉइंट पर हम लोग ध्यान देते हैं। प्रश्न पॉइंट नंबर 1 में क्या कहा गया कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन और भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। जब इन्होंने इस चीज़ को देखा, समझा कि उन्होंने ये लगा कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, तो इस चीज़ को और इन्होंने अपने आंदोलन को और ही ज़्यादा बढ़ावा दिया। और तीसरा क्या है, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोड़ दिया। वो चाहते थे कि जैसे ऊंच नीच जात पात इन चीज़ को दूर किया जाए और समाज में स्त्री पुरुष का भेद भी कम किया जाए और सभी बच्चों को एक तरीके से शिक्षा देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी मानते थे वो। अब हम आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 30 के बारे में। इस वीडियो का लास्ट सवाल है। 30 में बात किया जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। भाई इसने तो खो दिया, लेकिन किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत खोया। सही उत्तर होगा सी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया है। एकाधिकार मतलब क्या हुआ? एकाधिकार मतलब ये हुआ कि जो ब्रिटिश था उस सिर्फ चाय पर व्यापार कर सकता था और कोई नहीं। तो जो एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि चाय के व्यापार में और भी लोग आ सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप अगर करना चाहें तो भाई बिल्कुल करें, आपको और ज़्यादा हेल्प इस चैनल के द्वारा दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।